और हम शुरू करते हैं। ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है, कल का भी चैप्टर इम्पोर्टेंट था, लेकिन ये चैप्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये क्या, इसको कट कर दे रहा हूँ। चलिए, ये है सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु, दोनों है सूक्ष्मजीव। कई बार ज़रूरी है, कई बार ज़रूरी नहीं है। जैसे आप दही खाते हैं, ओके, तो वहाँ भी एक बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस, है ना, तो वो हमारा मित्र है, शत्रु नहीं है। लेकिन कई, जैसे कोरोना वायरस था, तो वो हमारा शत्रु था। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब इस तरह के वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, इस तरह की बातें हम कर रहे होंगे। मित्र मतलब जो हमारे लिए सहायक होगा उसे मित्र मानेंगे, जो हमारे लिए हार्मफुल होगा उसे हम शत्रु मानेंगे। तो ये बात हम देखने जा रहे हैं इस चैप्टर में, ओके। तो थोड़ा सा टेक्निकल चैप्टर है, कुछ चीज़ें याद भी रखना होगा, कुछ चीज़ें भूल भी जाना होगा, जो जैसा करना होगा हम देखेंगे, ओके। हमारे साथ अभी जुड़े हैं, हेलो, ये क्या है, म्यूट 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 करिए। ऐसी कैसी किसी थे, बाद में ऐसे कॉल पे बात कर लेंगे जहाँ से हेलो आया लग था, रहा है ना। रंजीता जी की बच्ची थी लग रहा। ये हाँ बात, वही बात है। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, पंखे की आवाज़ तो नहीं जा रही है ना? नहीं सर। ठीक है, चलिए माइक ठीक है। मतलब अपने आसपास के स्थानों पर पौधों एवं जंतुओं सहित अनेक जीव देखे हैं आपने, ठीक है। परंतु कुछ जीव ऐसे भी हैं जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल आंखों से नहीं देख सकते हैं, इन्हें ही सूक्ष्मजीव कहते हैं। ये डिफिनीशन कभी आपसे नहीं पूछेगा, ओके। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में नम ब्रेड या रोटी सड़ने लगती है और इनकी सतह पर सफ़ेद काले धब्बे सतह सफ़ेद काले धब्बों से ढक जाती है। इन धब्बों में आवर्धक लेंस की सहायता से देखिए, आपको काले रंग के गोल सूक्ष्म संरचनाएं दिखाई देंगी। क्या आप जानते हैं ये क्या है, ये कहाँ से आई है? तो अभी सारी बातें होगी, ओके। तो साइंस यहाँ क्रियाकलाप भी करवाता है, तो हम यहाँ देखेंगे। बगीचे अथवा मैदान में एक बीकर से थोड़ी सी गीली मिट्टी लीजिए, उसमें जल डालिए, मिट्टी के कण बैठ जाने के पश्चात जल की एक बूंद स्लाइड पर लेकर, तो आप स्लाइड तो आपके पास है नहीं कि आप देखेंगे, तो इसको वही आपको बतलाने की कोशिश की जा रही है कि वहाँ से मिट्टी आप उठाएंगे तो देखेंगे स्लाइड पे कुछ न कुछ सूक्ष्मजीव दिखेगा। एक तालाब पोखर से बूंद लीजिए और कांच की स्लाइड पर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखिए। ये सारी बातें हैं कि आपको सूक्ष्मजीव गति करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वो सूक्ष्मजीव आपको गति करते हुए दिखाई देंगे। इन प्रेक्षणों से पता चलता है मिट्टी एवं पानी में अनेक छोटे छोटे सूक्ष्मजीव उपस्थित रहते हैं। सूक्ष्मजीव इतने छोटे होते हैं कि उन्हें अपनी किसी यंत्र की सहायता से नहीं देखा जा सकता है। इनमें से कुछ ब्रेड पर उगने वाले कवक को आवर्धक लेंस की सहायता से देख सकते हैं। आवर्धक लेंस मतलब आप लोगों के जो ज्योमेट्री बॉक्स में होता है ना, जिससे आप लोग बचपन में कागज़ जला देते थे, उसी को आवर्धक लेंस कहते हैं। उसके सहायता से आप लोग देख सकते हैं। सूक्ष्म जीवों को 4 भागों में बांटा जा सकता है और ये याद रखने की बात है। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। जीवाणु, बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। इसको हम अंग्रेजी में भी देख लेते हैं, जिन्हें दिक्कत है उनके लिए। जीवाणु का मतलब बैक्टीरिया, यहाँ फंगी, प्रोटोजोआ और एल्गी, ठीक है। बैक्टीरिया, जीवाणु, फंगी, कवक, प्रोटोजोआ हो गया, और ये एल्गी मतलब शैवाल। ये याद रखेंगे आप लोग कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के 4 टाइप्स हम देख रहे हैं, 4 ग्रुप देख रहे हैं, मेजर ग्रुप, जिसमें है क्या क्या है, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और एल्गी, ओके। और यहाँ से उसके नीचे हम आएंगे ना, यहाँ से कह रहा है ना कि कुछ सामान्य सूक्ष्मजीव 2.1 और 2.4 में 2.1 से 2.4 में दर्शाए गए हैं। ये हम सीधा पिक्चर की तरफ चलते हैं, ओके। 2.1, 2.2 और 2.3, 2.4। तो हम जितना एग्जाम्पल हमारे सामने है उसे याद रखेंगे, ओके। तो देखिए,
जीवाणु जिसे बैक्टीरिया कह रहे हैं, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर रहा हूँ, आप लोगों को छोटा सा दिख रहा होगा। जीवाणु आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि स्पाइरल जीवाणु है और छड़नुमा जीवाणु है। ओके, स्पाइरल के लिए स्पाइरल, छड़नुमा में रॉड लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं, वो है। ओके? बताया भी नहीं, इंग्लिश में लिखा भी नहीं है, ये भी दूसरी ही बात है। लेकिन हिंदी में नीचे आपको दिख रहा होगा, जीवाणु आप नहीं याद रखेंगे। जीवाणु में ऐसा कुछ नहीं है कि जो याद रखना है आपको, लेकिन शैवाल ये याद रखेंगे कि शैवाल का 2 एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दिया है, क्लेमाइडोमोनस और स्पाइरोगायरा। क्लेमाइडोमोनस और स्पाइरोगायरा, ये आप याद रखेंगे। ये क्या है, शैवाल है, और इसका फोटो देखिए। और शैवाल की अच्छी बात है कि यहाँ ग्रीननेस आपको थोड़ा बहुत दिखेगा शैवाल में। और आप लोग शैवाल कहाँ देखे होंगे, जिसे गांव में चापाकल के आसपास काई नहीं लग जाता है, काई वाई जो लग जाता है। हाँ हाँ, काई, वही मैं कह रहा था। गांव में जब चापाकल पे आप देखते होंगे काई वाई लग जाता है, वही शैवाल है, और वो ग्रीन रहता है एल्गी। तो आप ये क्या है एक मिनट, क्लेमाइडोमोनस और स्पाइरोगोरा गायरा, इस तरह से आप याद रखेंगे 2 शैवाल आपके माइंड में। और ये देखिए एक चप्पल लाइक स्ट्रक्चर है। ओके, पैरामीशियम और अमीबा। ओके, प्रोटोजोवा है, पैरामीशियम और अमीबा प्रोटोजोवा है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। और इसके नीचे आपको कवक दे रखा है। ओके, राइजोपस ब्रेड पे उगता है। ओके, राइजोपस कवक है। पेनिसिलियम वो भी कवक है, और एस्परजिलस ये भी कवक है। तो ऐसा ऐसा नाम है, तो थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, याद हो जाना चाहिए। मुझे लगता है कि देखिए, एक तो जीवाणु आपको याद रखना नहीं है, जीवाणु याद रखना नहीं है। दूसरी बात, अमीबा और पैरामीशियम ये प्रोटोजोवा है, ये बहुत आसानी से याद हो गया होगा कि अमीबा और पैरामीशियम प्रोटोजोवा है। यहाँ 2 है, क्या क्या नाम है, तो उच्चारित करिए इन दोनों नाम को। क्लाइडोमोनस स्पाइरोगायरा। माइडोमोनस स्पाइरोगोरा, हाँ, स्पाइरोगायरा इधर। तो ये आपको याद रख लेना है। इधर हमारा 3 कवक है, जिसमें पेनिसिलियम सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके बाद एस्परजिलस, ये भी ठीक है। तो देखिए, पैरामीशियम का चप्पल लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्लास 9th में आई थिंक है, अच्छे से पढ़ना, कहीं ना कहीं पढ़ना, अच्छा वहाँ पढ़ना है। क्लास 10th में जब डाइजेशन पढ़ रहे होंगे ना, तो वहाँ आपको ये मिलेगा, ये किस तरह से डाइजेस्ट कर। क्लास 11th में बहुत अच्छा से इसका पूरा दिया तो हुआ है। 11th सेक्शन हमने नहीं पढ़ना है। अच्छा, आप लोग का 11th बायोलॉजी था, इस तरह से आप देख पा रही हैं, है ना। तो 11th नहीं जाना है, क्योंकि सामान्य विज्ञान पढ़ना है हमें, तो उस लेवल पे नहीं ले जाएगा आपको। ओके, अब देखिए, हमें विषाणु जो वायरस, परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से विभिन्न हैं। वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं, अर्थात जीवाणु पौधे अथवा जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। गुणन करने का मतलब है वृद्धि करना, जीवित रह जाना। ओके, तो विषाणु के बारे में ऐसा कहा जा रहा है यहाँ, बैक्टीरिया आर आल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर माइक्रोऑर्गेनिज्म। दे हाउएवर रिप्रोड्यूस वही गुणन ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म विच मे बी बैक्टीरियम, जो बैक्टीरिया है, प्लांट है और एनिमल है। मतलब होस्ट ऑर्गेनिज्म में ही बढ़ सकता है वायरस, ऐसे वो मरा हुआ रहता है। तो सजीव और निर्जीव के बॉर्डर पे ही वायरस है। हाँ, ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं कि वायरस का जो गुणन है परपोषी में ही हो सकता है, मतलब वायरस की जो वृद्धि है, जैसे कोरोना वायरस आप देख रहे थे ना कि मनुष्यों के शरीर में आया तो ही वो वृद्धि किया, है ना। ऐसे ही कोई भी वायरस इस तरह से करता है।
विषाणु चित्र संख्या 2.5 में दिखाए गए हैं। कुछ सामान्य रोग जैसे जुकाम, इन्फ्लुएंजा एवं अधिकतर खांसी विषाणुओं द्वारा होता है। कुछ विशेष रोग जैसे पोलियो, खसरा भी विषाणु। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि पोलियो किस तरह का मतलब किस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है। तो ये वायरल है ना। ऐसा ही खसरा आप याद रखेंगे, पोलियो एवं खसरा वायरल है। तो यहाँ से बता दिया गया। अतिसार और मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि अतिसार और मलेरिया किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोआ। और ये बहुत फेवरेट है बीपीएससी का ये पोर्शन। और समझिए कि इंग्लिश में आपको देखिए सर, क्या, अतिसार। इंग्लिश में देखिए तो अतिसार। अच्छा अच्छा, एक मिनट, अतिसार को इंग्लिश में क्या कह रहे हैं, वही ना। ये देखिए, या डिसेंट्री लिखा है। हाँ हाँ, डिसेंट्री, हाँ ठीक है ठीक है। डिसेंट्री हमारा कॉज होता है प्रोटोजोअन्स से, है ना। लूज मोशन, डिसेंट्री। डिसेंट्री और मलेरिया, मलेरिया मच्छर और डिसेंट्री अतिसार कॉज बाय एनोफ्लिस, प्रोटोजोअन्स। फीमेल एनोफ्लिस। सर हाँ जी, सर, ये जीवाणु और विषाणु अलग अलग होता है कि एक ही हाँ है? बिल्कुल अलग होता है। वायरस को विषाणु कहते हैं और जीवाणु बैक्टीरिया को कहते हैं। और जीवाणु तो उतने ऊपर खतरनाक नहीं होते हैं जितने ऊपर वायरस। जो ऊपर चार नाम बताए हैं उसमें विषाणु नहीं है। अच्छा, विषाणु 2.5 में है ना फोटो में। अच्छा, ये है, देखिए विषाणु, इसका कोई नाम नहीं है ना। ये स्पाइक्स होते हैं इसमें। कोरोना वायरस है। हाँ, ये स्पाइक्स होते हैं और यही खतरनाक होते हैं। तो इसी स्पाइक को ब्रेक करना होता है। जो आप टीका वीका लेती हैं ना, यही स्पाइक को ख़त्म करने के लिए देते हैं हम लोग। और देखिए इसमें कितना चेन बनाने की कैपेसिटी है। जैसे आप लोग कार्बन चेन देखते हैं वैसे ही ये भी चेन है। तो हम देखिए, ये सब जो आप एग्जाम्पल याद रखे हैं, चाहे तो भूल भी सकती हैं, लेकिन ये हम कहेंगे कि आपको नहीं भूलना है कि पोलियो एवं खसरा वायरल है। अतिसार और मलेरिया, जिसे डिसेंट्री और मलेरिया कहते हैं, प्रोटोजुअन से। टाइफाइड और टीबी, जिसे क्षय रोग कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस, वो जीवाणु द्वारा होने वाले हैं। तो एक यहाँ से डाटा बनता है और शायद डाटा दिया भी है, क्योंकि हम जब ये आप लोगों से शुरुआत में टेस्ट ले रहे थे, तो ये चैप्टर हमने कवर किया था। तो यहाँ शायद डाटा दिया है, इसमें नहीं दिया है। क्लास 9th में तो अच्छे से दिया है। ये है क्या, मैं देख लेता हूँ। नहीं, ये भी नहीं है। हाँ, ये है क्या? हाँ, ये है। ओके, तो देखिए, क्षय रोग हमने कहा जो टीबी है वो जीवाणु द्वारा होता है। खसरा, चिकन पॉक्स, पोलियो, ये सभी के सभी वायरस द्वारा होता है। वैसे वायरस के साथ एक और पढ़े थे ना अभी, ये कहाँ? खसरा, पोलियो, चिकन पॉक्स। खसरा और पोलियो ही पढ़े थे ना वायरस में। फ्लू भी पढ़े। ओके, हाँ, कुछ फ्लू भी है, सर्दी जुकाम, ये वायरल होता है। कहते हैं ना कि जैसे अभी विनीता के बच्चे को वायरल हो गया था, तो वही सर्दी जुकाम जनरली जो होता है ना, तो वायरल होता है। इसीलिए जब भी सर्दी जुकाम होता है तो कहा जाता है कि थोड़ा सा दूरी बनाए रखो। म्यूट कर लीजिए, म्यूट करिए। ओके, अब हम आप लोगों में से किसी से पूछना चाहेंगे। वैसे ये डाटा हम चाह रहे हैं कि ये पूरा देख लें, उसके बाद पूछेंगे। कहाँ गया अपना डाटा? ये तो आप लूसेंट में पढ़ेंगे तो इतना कम्पैक्ट में रहता है कि आपको कुछ याद ही नहीं होगा और आपको पता ही नहीं चलेगा कि इम्पोर्टेंट क्या है। एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको पता चल रहेगा कि यही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। कम पढ़ेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, तो देखिए कि हमें टीबी जो होता है जीवाणु से होता है। खसरा, चिकन पॉक्स, पोलियो वायरल है। खसरा, चिकन पॉक्स और पोलियो। हम पोलियो का ड्रॉप देते थे ना। चिकन पॉक्स अभी हमारे साथ जुड़ी हैं कौन? पूजा, मुजफ्फरपुर से अभी जुड़ी हैं क्या? रोशन मिश्रा उस नाम से जुड़ती हैं।
हमारे साथ हैं, उन्हीं को पोलियो हुआ था। सॉरी सॉरी, पोलियो नहीं, चिकन पॉक्स हुआ था। चिकन सॉरी सॉरी पॉक्स। भाई, पूजा जी। अ, शायद नहीं। रोशन RAU नहीं है। ओके, तो जो पोलियो होता है वो भी वायरल होता है। ओके, हैजा टाइफाइड, टाइफाइड ये बैक्टीरिया से है। ओके, हेपेटाइटिस ए, अभी देख रहा हूँ कि हेपेटाइटिस को लेकर के काफ़ी लोग जागरूक हो रहे हैं और ये भी वायरल है। तो जो भी वायरल वाला है ना, उसको लेकर के लोग काफ़ी ज़्यादा जागरूक रहते हैं। इसके पीछे कारण ये है कि वायरस को बढ़ने काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है वो। ओके, और उसे यदि कुछ ऐसा हो गया तो रोकना भी बहुत मुश्किल होता है। इस वजह से तो हेपेटाइटिस हो गया या पोलियो, चिकन पॉक्स ये हो गया, और ख़तरनाक भी काफ़ी होता है वायरस। मलेरिया तो प्रोटोजोआ से होता है, और प्रोटोजोआ से एक और हम लोग पढ़े थे, क्या था? अतिसार, डिसेंट्री। डिसेंट्री, अतिसार, डिसेंट्री। अतिसार। तो आप लोगों को ये डाटा याद हो गया, ये डाटा आपके माइंड में होना चाहिए। तो ऐसा करते हैं कि 3 लोगों को हम ऐसा मौका देंगे बोलने के लिए। ओके, सर मिसल्स में क्या होता है, जैसे मतलब ये जो मिसल्स, होता है खसरा, ऐसा होता है खसरा ना, वो जो मिसल्स है। गलफुल्ली जिसको आप लोग कहते हैं वही होता है ना। ओह अच्छा, मिसल्स वो है। ओके, तो ये हो गया आपका। तो आप लोग कोई हैं जो हमें, अभी नाम, मैं नाम लूँगा। देखिए, जो याद रखना है उसको हम अभी ही याद करेंगे, ठीक है? कि आप लोग ऐसा ना हो कि फिर से रिवीजन करें तो याद होगा, नहीं। क्लास में जो याद हो जाता है वो हो ही जाता है। तो चलिए, एक आदमी मैं ओपन कराता हूँ, और आप लोग ओपन होने से बचिए नहीं। रागनी जी ओपन करिए। रागनी, चलिए जी बताइए, सर। जो भी जीवाणु से रोग हम पढ़े हैं अभी, उसमें से कम 2 का नाम आप बताइए, जीवाणु से होने वाले। खसरा। खसरा, ओके। और चिकन पॉक्स। ये जीवाणु से था? ये वायरस। नहीं सर, नहीं नहीं सर, विषाणु है। नहीं वायरस से। सर, ओके, ये जीवाणु का मतलब यहाँ बैक्टीरिया से है। ओके, रागनी बैक्टीरिया। अब फिर से बताइए आप। बैक्टीरिया। खसरा था। खसरा, नहीं नहीं, खसरा नहीं है। देखिए नहीं नहीं, हैजा, हैजा और एक टाइफाइड। बार फिर से आप लोग देख लीजिए, ठीक है? आप लोग कंफ्यूज हैं। हैजा टाइफाइड। क्षय रोग भी होता है जीवाणु से, एक मिनट, एक क्षय रोग भी। मिनट, ऐसा करते हैं, पहले जीवाणु वाला एक बार हम मार्क करते हैं। यहाँ आपको दिख रहा होगा क्षय रोग 1, हैजा और टाइफाइड 2, 3 ही जीवाणु वाला है, आपको याद रखना। क्षय रोग जिसे टीबी कहते हैं, हाँ सर। ट्यूबरकुलोसिस, वो भी बैक्टीरिया है। ओके, सर ये हो गया। डेंगू भी तो है। हाँ, डेंगू। डेंगू, डेंगू क्या इसमें जिक्र हुआ है? नहीं हुआ है ना। प्रोटोजोआ। ओके, हैजा और टाइफाइड, टीबी, हैजा और टाइफाइड, यही तीनों हम जीवाणु से देख रहे हैं। ओके, टीबी, हैजा और टाइफाइड। ओके, उसके बाद विषाणु से देखिए कितना है, 1 2 3, और इधर हेपेटाइटिस ए, खसरा, चिकन पॉक्स, पोलियो और हेपेटाइटिस ए, ये हमारा हो रहा है वायरस से। उसके बाद प्रोटोजोआ का एक तो यहाँ दिख रहा है मलेरिया, प्रोटोजोवंस, और इसी में अतिसार था। ओके, प्रोटोजोआ में एक साथ है ना, क्या? प्रोटोजोआ में एक साथ है ना। हाँ हाँ, यहाँ देखिए, इसीलिए कहा जाता है कि बाहर का चीज़ आप मत खाइए,
और कई बार आपको सारा गला खिला दिया जाता है तो आपको डिसेंट्री हो जाता है, फिर आप नॉट ड्रॉप्स करके टैबलेट आता है वो खाने के लिए दौड़ पड़ते हैं, रोग भी है। है ना। तो वहाँ प्रोटोजोआ ही एक्ट कर रहा होता है। अब हम किसी और को मौका देंगे और आप लोग कोशिश करिए क्लास में ही याद कर लें, और ये मौका मैं किसी प्रूस को देना चाहता हूँ। तो रंजीत जी बताइए, बैक्टीरिया से बैक्टीरिया नहीं, वायरस से जो भी होता है बीमारी वो बताइए, हम जो पढ़े हैं अभी, और 4 पढ़े हैं, कम से कम 3 का नाम तो आप बताएंगे रंजीत जी। खसरा, 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 चिकन पॉक्स, पोलियो, हेपेटाइटिस, ओके हेपेटाइटिस ए। ओके। अब हम किसी और को मौका देंगे जो बताएंगे कि कौन है हमारे साथ, और मैं किसी नए मेंबर को, ये अमित मिश्रा, अंजू, अस्मिता, आयुषी, ये पुराने मेंबर हैं, खुशबू हैं अभी मेरे साथ। ओके खुशबू जी बताइए कि प्रोटोजोवंस जो बीमारी कॉज करते हैं वो बताइए, प्रोटोजोवा से। खुशबू सिंह हैं या नहीं? ऐसा तो नहीं है कि सो गई खुशबू? आई थिंक वो ऑन म्यूट नहीं कर रही हैं, तो मैं मान के चल रहा हूँ। पूजा जी बताएंगी? पूजा हम बताएं। बताइए। और हम बता दें, नहीं मलेरिया से, मलेरिया से, मलेरिया वाला सर। नहीं रंजीत जी, प्रोटोजोआ तो मलेरिया, मलेरिया और अतिसार 2 ही है प्रोटोजोआ से। अतिसार मलेरिया। ठीक है, ठीक है, म्यूट करिए, म्यूट करिए। प्रियंका पांडे जी आप जीवाणु को बताइए। जैसे जीवाणु द्वारा होने वाला रोग, हाँ हाँ, क्षय रोग, हैजा, टाइफाइड। क्षय रोग वायु से फैलता है। क्षय रोग और टाइफाइड और हैजा, टाइफाइड, ओके। हैजा। क्या हम लोग यही पढ़े थे? जी सर। ओके, जी सर। तो हमको लगता है कि आप लोगों को याद हो गया होगा ये डाटा जो हमें याद कर लेना था। हम तो सर लिखवा देंगे। तो सर मुझे भी याद हो गया। ठीक है, वही मैं चाह रहा हूँ कि सबको याद हो जाए। हैजा, टाइफाइड हो गया। और देखिए एक चीज़ और भी है, ये मेन तो ये है हमें याद रखना था। उसके बाद चूंकि ये बीमारी हम लोग आसपास देखते हैं ना, किसी को मलेरिया हो जाता है, किसी को टाइफाइड हो गया, किसी को क्षय रोग, टीबी के भी मरीज देखते हैं। वैसे भारत टीबी मुक्त 2024 का टारगेट था क्या, या 2022 30 का? तक होना। कितने का था? 25 कुछ तो एक 25 डेट है। 30 तक है। 2022 का सर। 25 मुझे मतलब अभी अच्छे से नहीं याद 30 है। तक न खत्म करने का लक्ष्य है 30 सर। तक है सर। टीबी 30 तक है। 2025 तक था सर। हाँ, खत्म हाँ हो गया टारगेट जी। दिया हुआ था। 2025 तक है। फोन हो गया क्या किसी का? अब देखिए इधर ये वाला सेक्शन, चूंकि हम आसपास ये रोग देखते हैं ना, चाहे वायु से होता है, मतलब किसी को टीबी देखे हैं, मीजल्स भी देखे हैं, चिकन पॉक्स, पोलियो, हैजा, हैजा अब हम लोग कम देखते हैं, है ना। टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए, मलेरिया, मलेरिया भी देखते हैं। हेपेटाइटिस ए हमने बहुत देखा नहीं है, लेकिन हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन लगाते हुए 9th 10th के बच्चे एक बार हमारे हेल्थ सेंटर में आए थे,
वो ग्रुप में लगा रहे थे, 60-70 बच्चे एक साथ थे, वो हेपेटाइटिस ए का लगा रहे थे टीका। सर सर बोलिए। हैजा से शायद बिरसा मुंडा की मृत्यु हुई थी। बिल्कुल। जी सर हाँ हाँ 1900 में। करेक्ट। चलिए पहले हम ये देखेंगे, उसके बाद आप लोगों की बात सुनेंगे जो भी। हाँ बोलिए। ये जो क्षय रोग है इसका कोई और भी नाम है, क्या होता है टीबी, क्षय टीबी मैं रोग? कह रहा हूँ ना बार बार, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, जी टीबी, ठीक है। है ना। और हिंदी साहित्य में बहुतों की मृत्यु टीबी से हुआ है। हिंदी साहित्य में बहुत अच्छे अच्छे कलाकार लोग टीबी से मरे हैं। उस समय इलाज भी नहीं था सर। हम्म, तो ये टीबी वायु से होता है, खसरा भी वायु से होता है, चिकन पॉक्स भी वायु से होता है, सीधे संपर्क से भी हो सकता है, और पोलियो वायु और जल दोनों से हो सकता है। तो ये एक तरह से संचरण का माध्यम मेन रूप से वायु जो है उसको दिखलाने का कोशिश किया गया है यहाँ। हैजा और टाइफाइड कई बार कहा जाता है ना कि गंदा जल पिएंगे तो टाइफाइड हो जाता है। जनरली पटना के स्टूडेंट को टाइफाइड होता है, कारण वहाँ का पानी बहुत होता है ना। कई हमारे मित्र है। टाइफाइड से ऐसे परेशान हुए कि वो जो करने गए थे वो नहीं कर पाए जीवन में, और घर बैठ गए। तो समझ सकते हैं कि टाइफाइड। और हैजा आप जानते हैं कि अभी कहा जा रहा था कि हैजा फैलेगा, जब कुंभ खत्म होगा तो हैजा फैलेगा गंदगी की वजह से। तो ये जब बाढ़ आती है तो हैजा फैलता है, ऐसा कहा जाता है। गांव गांव में हैजा फैल हाँ गया, सर। तो ये वाटर से होने वाला है। उसके बाद हेपेटाइटिस भी वाटर से ही होता है, और मलेरिया तो आप जान रहे हैं कि इसका संचरण मच्छरों की वजह से होता है। बाकी ये बचाव के उपाय हम नहीं पढ़ेंगे, ओके, ये हम नहीं पढ़ेंगे। तो कोई ऐसे हैं जो मुझे पूरे पूरे रोग भी बता दें, और उसके बैक्टीरिया से है, वायरस से है, प्रोटोजोआ से, ये भी बता दें। कोई ऐसे हैं जो हाँ सर मैं बता दूँ। जी सर हम मतलब बता म्यूट दें। करते हुए हाथ उठाइए, म्यूट करके हाथ उठाइए तब मैं पूछूंगा। म्यूट करिए पहले, हाँ उसके सर। बाद हाथ उठाइए। क्या बात है, क्या बात है, इतने सारे हाथ उठ रहे हैं, क्या, ओहो। चलिए, हमारे साथ जो नए साथी हैं संदीप, उन्होंने हाथ उठाया है। यस, ये हाथ, हाँ संदीप। चलिए संदीप जी आप बताइए। अच्छा यहाँ तो लिख नहीं दिया गया हाँ है, सर। 1 मिनट मिटा देता हूँ, उसके बाद बताइएगा। चलिए, रोग का भी नाम बताना है, कॉज जिससे होता है ये बता देना है, मतलब वही बैक्टीरिया है या क्या है। हाँ, संचरण माध्यम नहीं बताएंगे, हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है उससे। चलिए बताइए। क्या बताना है सर? बताना यही है कि जीवाणु से होने वाले रोग, विषाणु से होने वाले रोग जिसे वायरस कहते हैं, और जीवाणु से होने वाला भाई क्षय रोग है सर। प्रोटोजोआ से होने वाले जीवाणु रोग। से होने वाला क्षय रोग है जो वायु से होता है। हमें खसरा पूरा का वायरस से पूरा होता है जो जीवाणु कि वाला वायु से चाहिए। होता है। जीवाणु वाला 3 है, विषाणु वाला 4 है, आई थिंक प्रोटोजोआ वाला 2 है। ये सभी के सभी चाहिए मुझे एक साथ। बता पाएंगे तो ठीक पूरा है, बता नहीं। देना। हाँ पूरा एक एक लाइन से एक एक बता देना है। बत- 3 जीवाणु को बता बताइए। पाएंगे सर, बता पाएंगे। सर जीवाणु का तो क्षय रोग हुआ सर। हम्म, जीवाणु से वायु द्वारा होता है। ठीक है। इस, इसके बाद टाइफाइड हुआ हम्म, जो जल से होता है। हम्म, इसके बाद एक और है। इसके बाद हैजा हुआ सर जो कि हम्म, जल और भोजन से होता है। ठीक है। हाँ सर। विषाणु 4 बताना है। विषाणु बताना क्या है? हम्म, हाँ तो विषाणु से भी बता रहे हैं। हाँ विषाणु पूरा से। आप ही को बताना है, दिमाग पे जोर अच्छा डालिए। ठीक है, ठीक है। विष- चलिए कोई नहीं। हाँ ये मौका 2 बाकी है, विषाणु और प्रोटोजोआ दोनों बताना है। कंचन सिंह जी बताइए जल्दी। मैं बता कंचन सिंह जी। प्रोटोजोआ से बताना क्या है? नहीं नहीं अब नहीं, अब म्यूट कर लीजिए। विषाणु से बताइए ठीक कंचन है। जी, जल्दी। चिकन पॉक्स, हम्म,
आपको तो जल्दी बताना चाहिए। ध्यान से कर रहा हूँ। प्रोटोजोआ से याद है, विषाणु से ध्यान से कर रहा है। क्या? प्रोटोजोआ से ये मलेरिया और ये अतिसार, विषाणु से तुम बताना है ना, तो और विषाणु से, हाँ विषाणु से एक ये चिकन पॉक्स पर ध्यान नहीं आ रहा। चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस ए, और एक बाकी है, कोई बताएंगे? खसरा, खसरा, पोलियो, मीजल्स। खसरा, ठीक है ठीक है, अब हो गया। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। जुकाम, इन्फ्लुएंजा। ओके ओके, इन्फ्लुएंजा और फ्लू ये सब तो है ही, है ना। तो हम लोग पहुंच चुके थे यहाँ। कहाँ पहुंच गए थे? इधर कहीं पहुंचे थे। ओके, तो ये सेक्शन हमारा हो गया। इनमें से कुछ सूक्ष्म जीवों के विषय में आप कक्षा 6 और 7 में पढ़ चुके हैं। चूँकि आप लोग नहीं पढ़े हैं तो भूल जाइए कि ये लाइन कुछ लिखा गया था। सूक्ष्मजीव कहाँ रहते हैं? सूक्ष्मजीव एक कोशिक होते हैं, जैसे कि जीवाणु, कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ, अथवा बहुकोशिक होते हैं, जैसे कि कई शैवाल और कवक। तो ये याद रखने की जरूरत नहीं है। यह बर्फीले, शीत से उष्ण गर्म स्रोत तक हर प्रकार की परिस्थिति में जीवित रहते हैं। यह मरुस्थल और दलदल में भी पाए जाते हैं। यह मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर पाए जाते हैं। तो इतने जगह पाए जाते हैं, ओके, जो कि आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। सूक्ष्म जीव और हम, यहाँ हम लोग प्रैक्टिकल फॉर्म में देख रहे होंगे। ओके, सूक्ष्म जीव की, किसी को कुछ कहना है? यदि हम कहना हो तो बाद में कह लीजिए, ठीक है, जब आपसे कुछ पूछा जाए उस समय हम जब रुकें। ओके, तो ये डिस्टरबेंस ठीक नहीं रहेगा। म्यूट करिए सभी। ये कैसी आवाज़ है? ऐप वाला फ़ोन किया था कि आप लाइव वो यूज नहीं कर रहे हैं। ओके, आपका लाइव यूज करेंगे तो मुझे मज़ा ही नहीं आएगा। इवन गूगल मीट को हमें एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा, वो भी करूँगा लेकिन इस तरह से ऐप का लाइव नहीं यूज करूँगा। इसके पीछे कारण है कि आप लोगों से बातचीत नहीं हो पाएगी, और आप लोग जो बार बार ऑन कर देते हैं ना अपना माइक, तो वो नहीं करिए, तो मुझे अच्छा लगेगा। ओके, तो ये हो गया सूक्ष्मजीव और हम। सूक्ष्मजीव जीवों की हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। कुछ लाभदायक होते हैं, कुछ रोग के कारक होते हैं। इसको हम देखेंगे इधर से। मित्रवत सूक्ष्मजीव, ये क्या है? सूक्ष्मजीव विभिन्न कार्यों में उपयोग आते हैं, जैसे दही बनाने में, ब्रेड, केक इत्यादि बनाने में सूक्ष्मजीव का प्रयोग करते हैं। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए कार्बनिक अवशिष्ट, सब्जियों के छिलके, जंतु अवशिष्ट और विष्ठा इत्यादि का अपघटन जीवाणुओं द्वारा किया जाता है। हाँ, ये जीवाणु हेल्प करते हैं। बैक्टीरिया, सब्जियों के छिलके जब सड़ते कैसे हैं? ये जीवाणु वर्क करके तथा हानि रहित पदार्थ बनते हैं। स्मरण कीजिए कि जीवाणुओं का उपयोग औषधि उत्पादन एवं कृषि की मृदा की उर्वरता में बढ़ाने के लिए किया जाता है, जिसे नाइट्रोजन, एक हमने बैक्टीरिया देखा था ना, राइबोजियम बैक्टीरिया, आप लोगों को याद होगा ना, तो वो बैक्टीरिया ही था। तो वो हमारे दोस्त हुए ना, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर रहा है और हमें हार्म भी नहीं कर रहा है। दही और ब्रेड का बनना, ये भी देख लेते हैं। दही में अनेक सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं, जिनमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख है, जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। तो ये प्रश्न बनेगा, लैक्टोबैसिलस का काम क्या है? दूध को दही में परिवर्तित कर देना। वह दूध में जनन कर उसे दही में परिवर्तित कर देते हैं। जीवाणु पनीर, अचार एवं अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सहायक है। रवा, सूजी, इडली, भटूरे का महत्वपूर्ण संगठक दही है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों है? जीवाणु एवं ईस्ट चावल के आटे के किण्वन में सहायक होते हैं। तो जीवाणु और ईस्ट आप डालते हैं ना किण्वन के लिए, आप लोग इडली डोसा बनाते हैं, हमने भी ईस्ट यूज किया है। ईस्ट की जगह हालांकि हम लोग ये यूज कर लेते हैं।
जो बेकिंग सोडा होता है, ये क्वेश्चन आया हुआ था इस बार बीपीएससी में ईस्ट वाला। किण्वन के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, तो हम क्लास 10th में भी पढ़ेंगे, है ना। और देखिए कि हम किस लेवल से पढ़ रहे हैं, कि प्रश्न राखी को याद है और हम लोग यहाँ देख रहे हैं, है ना। तो जीवाणु एवं ईस्ट चावल के आटे के किण्वन में सहायक होते हैं। और आप लोग जीवाणु ना याद रखें तो ईस्ट जरूर याद रखें, ईस्ट ही इम्पोर्टेंट है ना। तो इतने सारे चीज़ें हम पढ़े हैं, लैक्टोबैसिलस और ईस्ट जिसमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक। थोड़ा सा प्रैक्टिकल करने के लिए कह रहा है कि एक बर्तन में 1.5 kg आटा और मैदा लेकर थोड़ी देर चीनी डालकर गर्म जल से मिलाइए, जिसमें थोड़ी सी मात्रा 1 चुटकी और ईस्ट पाउडर मिलाकर गूंथ लीजिए। अब 2 घंटे बाद देखते हैं क्या हुआ, वो फूल जाता है ना। देखिए ऐसा हो जाता है, मैदा ईस्ट पाउडर आता है, आप लोग यूज भी करते होंगे, हाउसवाइफ हैं तो, है ना। खमीर से उठी हुई मैदा, वास्तव में इनके बीच क्या होता है, CO2 गैस बन जाता है। सर आजकल इनो डाल के हो जाता है काम। वही हमने कहा था बेकिंग सोडा यूज करते हैं, तो इनो का बहुत बड़ा कंपोनेंट इस तरह का है। ओके, एक मैसेज आया है, क्या कहा जा रहा है, नेट खत्म होने की वजह से क्लास छोड़नी पड़ी, मैं रिकॉर्डिंग देखूंगी। ओके, तो आप लोगों का नेट खत्म नहीं होता। इष्ट तीव्रता से, ठीक है, जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन, ये देखिए लिख दिया है। ओके, इष्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे का आयतन बढ़ा देता है। यह बेकिंग उद्योग में ईस्ट के उपयोग का आधार है, जिसमें ब्रेड, पेस्ट्री और केक बनाए जाते हैं। तो यहाँ से प्रश्न क्यों नहीं बनेगा, और ईस्ट इतना बार लिख दिया गया है तो आप समझ सकते हैं। तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है, और ईस्ट जो है, हाँ क्या है, प्रोटोजोआ है ना, कवक है ना ईस्ट। ईस्ट कवक है। तो ये याद रखेंगे आप लोग। और CO2 गैस प्रोड्यूस कर रहा है सांस लेकर के। ये लोग, हम लोग जैसे सांस छोड़ते हैं तो CO2 गैस छोड़ते हैं ना, ऐसा ही ये भी शोषण करता है तो CO2 गैस ही छोड़ता है। और वही उसी वजह से आप देखेंगे कि रोटियां फूल जाती हैं, खमीरी रोटी जिसको हम लोग कहते हैं, चिकन वगैरह के साथ काफ़ी अच्छा लगता है। और एक दिन हमने अपने से भी बना लिया था। तवा वाला रोटी नहीं है, हाँ, तवा पे जो रोटी बनता है वो वाला नहीं है, तवा रोटी उसमें तो नहीं, मर जाएगा। वो तो वेपोराइजेशन से बनता है। हाँ वो वाला नहीं, तंदूरी वो रोटी फूलना क्या है? नहीं। खमीरी रोटी जो ये गैस, मतलब ये यहाँ आग रहती है। चूल्हा में, जो चूल्हा में पाव रोटी होता है सब ब्रेड। अवन में ठीक है, जैसे भी आप लोग बनाते हैं, मैं तो तवा पे ही बना दिया था खमीरी रोटी। हमारे पापा कुकर में बना लेते हैं। ओहो, चलो बहुत से बढ़िया। हमारे पापा मैं बहुत भी अच्छा तवा से। पे बनाती हूँ सर। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग। ओके, जैसे ईस्ट का हमने वाणिज्यिक उपयोग नहीं देखा, ब्रेड बनाने में, पेस्ट्री बनाने में, केक बनाने में किया जा रहा है ना। बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब व एसिडिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। जौ, गेहूं, चावल एवं फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में ईस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। ओके, तो यहाँ शराब के उत्पादन के लिए भी ईस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, किण्वन मतलब फर्मेंटेशन का प्रोसेस अब देखते होंगे ना कि शराब, अच्छा आप में से शराब कोई नहीं पिए होंगे, हमने भी नहीं पिया है, पर सूंघे जरूर है। तो उसका जो फर्मेंटेशन, तो जो फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है वो एक महक होता है जो कि शराबों में आप देख पाएंगे। सूंघने मत लीजिए, लगिएगा बिहार में बैन है। बिहार में तो सब देखने को ही नहीं मिलता है।
क्या देखने को ही नहीं मिलता है सर। क्या बात कर रहे हैं? हम अभी बिहार से आए हैं और ये बात बिल्कुल गलत है। सर तो उल्टा बोल रहे हैं ना कि देखने को नहीं मिलता है। हाँ, वो देखने को सारा नहीं यही मिलता है लिखी है। लेकिन घर तक पहुंच जाता है। वही ना। होम डिलीवरी होता है सर तो। हाँ, होम डिलीवरी होता है और हमने बारात में देखा भी कि सभी सभी के पास मौजूद था। हमें भी ऑफर किया गया लेकिन मैं बात पीता ही नहीं हूँ। बात है कि हम लोग मान लीजिए बॉर्डर एरिया से आते हैं, हम लोग के यहाँ तो उपलब्ध हो जाता है सुविधा। हम्म। उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है हम लोग का, चंदौली जिला और कैमूर जिला। चंदौली में तो उपलब्ध है। बगल में वो मैं देखता हूँ ना, दुर्गावती के आसपास वो लगा रखा है चेक पोस्ट। हाँ, दुर्गावती से है यहाँ से। नहीं 5 मिनट में मिल जाता है, गांव के बगल में ही। झारखंड में तो खुलेआम मिल रहा है। वैसे कौन कहा कि मैं दुर्गावती से झारखंड। हूँ? हाँ सर, हम संदीप। संदीप जी, आप दुर्गावती से ही हैं? हाँ सर, हाँ सर। क्या बात है! दुर्गावती में क्या कोई मंदिर है, दुर्गा मंदिर? हाँ, दुर्गा मंदिर है, दुर्गावती मार्केट में ही है। चलिए, हो सकता है किसी दिन मुलाकात हो जाए। हाँ सर, अच्छा है सर। हम्म, हम लोग के यहाँ तक डिलीवरी देते हैं संदीप जी उस चीज के लिए। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ओके। फिर 500 ml का बीकर लेकर इसमें 3-4 भाग तक जल भरिए, 2-3 चम्मच चीनी घोलिए, इसमें एक आध चम्मच मतलब हाफ चम्मच ईस्ट पाउडर डालिए। 4-5 घंटे के लिए उष्ण स्थान पर ढक दीजिए। अब विलयन को सूंघ कर देखिए, और जो बात मैं सूंघने की कहा क्या चाह रहा था, बिल्कुल शराब की तरह महकेगा। ओके, तो ये ईस्ट पाउडर का कमाल है। बॉर्डर। सर जब जब क्या? क्वेश्चन बना रहा था तो हम सोचे थे ईस्ट कहाँ से आया है, देखिए इतना बार ईस्ट आ रहा। अच्छा, PYQ में जो आप बना रही थी ना? नहीं सर, इस बार टीआरई 3 का दिए थे ना, जब आंसर देखे ईस्ट। एग्जाम में पूछा है ईस्ट वाला, तो हाँ बताइए। ईस्ट वाला पूछा था। पीजीटी वाला, सोचे कहाँ से ईस्ट कहाँ से आया है क्वेश्चन। कौन रोटी वाला पूछा था ऐसा अब कैसे? ये बताइए कि आप लोग सही पढ़ रही हैं कि नहीं पढ़ रही हैं? सर एकदम बढ़िया पढ़ रहे हैं हम लोग। तो यही है कि मैं डिटेलिंग नहीं करता था यूट्यूब पे, तो नहीं करता समझ था, में आ रहा है कि क्वेश्चन कहाँ से आता है। है ना? तो यह गंध अल्कोहल की है जो चीनी के अल्कोहल में परिवर्तित होने के कारण बना है। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की क्रिया किण्वन, जिसको फर्मेंटेशन कहते हैं, और एनसीईआरटी काफ़ी इंग्लिश टर्म को यूज करती है ना, तो आप लोग भी याद रखिए कि किण्वन मतलब फर्मेंटेशन ही होता है। ओके। और हम जब क्लास 10th में रिस्पिरेशन पढ़ रहे होंगे, वहाँ भी फर्मेंटेशन का प्रोसेस होगा यूज, आई थिंक है। तो इसको थोड़ा सा आप अंग्रेजी में देखना चाहें, जिन्हें अंग्रेजी में देखना है। ऐसा तो हिंदी में कुछ ठीक लगता है। कुछ इस तरह की बातें हुई नहीं है कि आप लोग ऐसा तो नहीं है, फर्मेंटेशन ही लिखा हुआ है। तो ईस्ट क्या कर रहा है, आपको चीनी जिसे शर्करा कहा गया था ना, यहाँ हिंदी में हम देखे थे ना, जो फलों के रस की बात की गई थी, उसमें शर्करा वर्ड यूज किया गया था। ओके, शर्करा मतलब यहाँ चीनी से ही है। तो चीनी को अल्कोहल में कौन चेंज कर रहा है? ईस्ट चेंज कर रहा है फर्मेंटेशन प्रोसेस से। तो ये अब लुई पास्चर ने किण्वन की खोज 1857 में की थी। किण्वन में एक क्रांति, मतलब 1857 में एक क्रांति हुई थी। और यहाँ से आप लोग वैसे 1857 याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन लुई पास्चर का नाम याद रखेंगे ना, दारू बनाने वाले यही हैं। चलिए ओके। दारू का वास होती अब तो याद ही हो जाएगा सर, दारू बनाने वाले। दारू बना ली पाचा किरण की खोज 1857। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग, तो देखते हैं सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग हम देखते हैं। जब आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं या अन्य कोई प्रतिजैविक की गोली या कैप्सूल देते हैं। तो प्रतिजैविक मतलब एंटीबॉडी आपको दिया जाता है। तो एक पेनिसिलिन भी एक एंटीबॉडी ही है, पेनिसिलिन ओके दिया जाता है। फंगी
इन औषधियों का स्रोत सूक्ष्मजीव है। ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्मजीवों को नष्ट कर देते हैं अथवा उनकी वृद्धि को रोक देते हैं। इस प्रकार की औषधि को प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहा जाता है। एंटीबायोटिक दिया जाता है ना आप लोगों को, कि जैसे ही बीमार पड़े, कुछ नहीं मिल रहा तो एक एंटीबायोटिक खा लो। जल्दी ठीक होना चाहिए। हाँ, तो जिसको हम हिंदी में प्रतिजैविक कहते हैं, तो आप लोग प्रतिजैविक ना याद रखें, एंटीबायोटिक ही याद रखें, जो आसान याद रखना हो, क्योंकि साइंस में खासकर बायोलॉजी सेक्शन इंग्लिश टर्म आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। एंटीबायोटिक आप याद रखेंगे। आजकल जीवाणु और कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो रहा है, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन। एरिथ्रोमाइसिन काफ़ी यूज होता है ना, सामान्य रूप से उपयोग में आने वाले प्रतिजैविक है। एरिथ्रोमाइसिन तो मतलब हमारे बीएचयू में आराम से मिलता है। हम लोग जब बीमार पड़ते हैं तो हेल्थ सेंटर जाते हैं तो एरिथ्रोमाइसिन पकड़ा दिया जाता है। कुछ नहीं तो पैरासीटामोल दे देंगे, हो गया। तो आप लोग ये सर सारा कैसे बन सकता है? क्या यहाँ से प्रश्न कैसे बन सकता है? यहाँ से आपसे पूछ सकता है कि निम्न में से कौन एंटीबॉडी नहीं है या कितने एंटीबॉडी हैं। यहाँ पूछा है सर, पीजीटी में इस बार पूछा है, ये भी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एंटीबायोटिक कौन सा है? हाँ, ये वाला, हाँ एंटीबायोटिक टाइप से यही। बताइए कि आप लोग 8वीं क्लास को कह रहे थे रहने तो दीजिए, ऑप्शन में 2 ठो डाला था, एक तो पैरासीटामोल और एक ठो डाला था, तो सब पैरासीटामोल मार के चले आए। तो आप लोग पैरासीटामोल तो मोल मत मारिएगा, वो एंटीबायोटिक नहीं है। ओके, सीन क्लीन देखिए, सीन लगा हुआ है, क्लीन लगा हुआ है, इस तरह की चीज़ें आप याद रखें। पेनिसिलिन हो गया, म्यूट करिए। पेनिसिलिन देखिए, लीन लगा हुआ है, हाँ सीन लगा हुआ है, लीन लगा हुआ है, सीन लगा हुआ है। तो इस तरह से आप याद रखेंगे और आप निश्चिंत रहिए कि ये वीडियो यूट्यूब पर नहीं जाएगा। अच्छा, हमारे साथ खुशबू जी जुड़ी हैं कि नहीं? वो पहले हिंदी से जुड़ी थी, बाद में जीके जीएस के लिए जुड़ी हैं। अभी शायद खुशबू जी जुड़ी हैं। खुशबू जी अब हाँ कैसा सर, महसूस जुड़ी कर हूँ। रही हैं? जी, कल संडे है इसलिए आज तो पूरा लाइव देख ही रही हूँ। ये अच्छी बात है। और अच्छा, हाँ, ये आपको दिक्कत है, पर कोई बात नहीं। कोशिश करिएगा कि रिकॉर्डेड ही देखें, पर सब दिन देखें, है ना। हाँ लाइव देखने का फ़ायदा यही है कि मैं अभी आपसे बात कर पा रहा हूँ, लेकिन रिकॉर्डेड में तो नहीं बात कर पाऊँगा ना। नहीं, तो उसमें अब तो फील हो रहा है ना कि नहीं। सही जगह जुड़ गई हैं। हाँ। चलिए, तो मैं यही चाह रहा हूँ कि आप लोग 32 स्कोर करें कैसे भी, बिना तुक्के क्या। ओके सर, हाँ जी, ये हेपेटाइटिस ए हाँ जी, बोलिए। हेपेटाइटिस ए शरीर का कौन सा वायरस, जिस ये लीवर कौन सा अफेक्टेड होता है प्रभावित ना, करता है? लीवर को प्रभावित करता है। लीवर। और हम लोग को बचपन में ही हेपेटाइटिस ए का ये सुई लगा दिया गया था कि हम लोग का जी सर, लीवर जी सही रहे। ठीक सर। ओके, और बिहार में है तो आपका लीवर वैसे भी सुरक्षित रहेगा। कैसे? अच्छा, हाँ। तो आप इतने एंटीबायोटिक देख ले रहे हैं, पेनिसिलिन हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया, एरिथ्रोमाइसिन हो गया, ठीक है। थोड़ा नाम इधर उधर है पर हम लोग उच्चारित कर पा रहे हैं। सामान्य रूप से उपयोग में आने वाली प्रतिजैविक हैं, ओके, जिन्हें कवक एवं जीवाणु से उत्पादित किया जाता है। तो ये हम कवक और जीवाणु के उपयोग से हम एंटीबॉडी बनाते हैं या एंटीबायोटिक बनाते हैं, बॉडी नहीं, एंटीबायोटिक बनाते हैं। ओके, किसी विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्मजीव का संवर्धन करके प्रतिजैविक का उत्पादन किया जाता है, जिन्हें अनेक रोगों की चिकित्सा में उपयोग में लाया जाता है। प्रतिजैविक वैक्सीन भी कई बार बनाया जाता है ना, जैसे कोरोना वैक्सीन बनाया गया था तो हम वहाँ वायरस का ही यूज किए थे, वायरस से ही यूज किए थे। एक दूसरा भी तरीका था लेकिन हम वायरस भी यूज किए थे। ओके, आप देखिए 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन पर प्रयोग कर रहे थे। अचानक उन्हें संवर्धन तस्तरी पर हरे रंग की फफूंद के छोटे बीजाणु दिखे
उन्होंने देखा, उन्होंने पाया कि यह फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं और यह तथ्य पाया कि बहुत सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए। इस प्रकार फफूंद से पेनिसिलिन बनाई गई। फफूंद मतलब यहाँ कवक है ना, प्रोटोजोआ, ये जो कवक है, जी सर जी सर। ओके। तो ये कवक का यूज हम कर रहे हैं कि जीवाणुओं को मारने के लिए ना, ये जीवाणुओं की वृद्धि को रोक रहे हैं। और पेनिसिलिन, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग मिंग पेनिसिलिन बना रहे हैं। और दारू कौन बेच रहे हैं, सॉरी, दारू कौन प्रोड्यूस कर रहे हैं, लुई पास्चर। ओके। तो आप लोग भूलेंगे ना पाश्चात्य संस्कृति में दारू पीना है, पाश्चात्य है ना, फ्लेमिंग। तो फ्लेमिंग जो है पेनिसिलिन बना रहे हैं। 1929 आप भूल जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझे, लेकिन ये सब नाम, और आप लुसेंट में पढ़ेंगे फ्लेमिंग ये बनाया वो बनाया। हमें बहुत नहीं पढ़ना है, हमें जो पढ़ना है एग्जाम में जो आ रहा है वही पढ़ना है, हमें लुसेंट नहीं रटना है ना। और आप देख रहे हैं ना कि एक चैप्टर पढ़ रहे हैं और इसमें आप लोग कह रहे हैं यहाँ से प्रश्न बन गया, यहाँ से प्रश्न बन गया, यहाँ से प्रश्न बन गया। सिर्फ एक चैप्टर पढ़ने से ऐसा हो रहा है। तो अभी हमें साइंस इतना करना है, तो 8 के 8 प्रश्न एनसीईआरटी से ही आएगा। ओके सर ये 6 क्लास का एनसीईआरटी है सर, क्या 6 क्लास का साइंस का है। 8 है, ये क्लास 8 है। इतना 8 से लेकर कितना तक का बुक चाहिए सर? 8, 9, 10 बस। ठीक है। 11 12 का नहीं पढ़ना है क्या सर? नहीं 11 12 आप पढ़ेंगे तो फिर डॉक्टर इंजीनियर बन जाएंगी। अच्छा सर, वो नहीं करना है। और आप मतलब सामान्य विज्ञान पढ़ना है ना हमें, तो 11 ठीक 12 जैसे हमारा 11 12 में साइंस था या मैथ्स जिसको कह रहे हैं, ओके, तो वो ठीक। बहुत प्रिसाइज हो जाता है, बहुत माइन्यूट लेवल पे आप देख रहे हैं, वो न्यूमेरिकल्स होते हैं, बहुत कुछ रहता है। ओके, तो वो थैंक यू आप- सर। पशु आहार एवं कुक्कुट आहार में प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं, जिसका उपयोग पशुओं और सूक्ष्मजीवों का संचरण रोकना है। प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधों के रोग नियंत्रण के लिए भी किया जाता है। तो ये सारे उपयोग हैं जो कि आपसे पूछा नहीं जाएगा। ध्यान रखना चाहिए कि डॉक्टर की सलाह पर ही प्रतिजैविक की दवाई लेनी चाहिए, उस दवा का कोर्स भी पूरा करना चाहिए। यदि आप प्रतिजैविक उस समय लेंगे जब उसकी आवश्यकता नहीं है, तो अगली बार जब आप बीमार होंगे तो आपको प्रतिजैविक की आवश्यकता होगी, तो वो उतनी प्रभावी नहीं होगा। इसके अतिरिक्त अनावश्यक रूप से ली गई प्रतिजैविक शरीर में उपस्थित उपयोगी जीवाणु को भी नष्ट कर देती है। सर्दी जुकाम फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावशाली नहीं है, क्योंकि यह विषाणु से होता है। ओके, तो प्रतिजैविक जनरली ये हम लोग जो ले लेते हैं बुखार उखार में, तो वो नहीं लेना चाहिए एंटीबॉडी, क्योंकि ये जो है आप देख रहे हैं ना कि किसको मारा। प्रतिजैविक में आप देखें कि जीवाणुओं को मारा है ना। यहाँ आप देखें ना, इसमें किसको मारा गया था, जीवाणु को मारा गया था ना, कवक के द्वारा। फफूंद ने जीवाणु को मारा था ना, तो जीवाणु पे एप्लीकेबल है ना कि वायरस पे। इसीलिए आप जब भी वायरल हो तो आप प्रतिजैविक लेंगे या नहीं लेंगे? नहीं लेंगे ना। नहीं लेंगे सर। हाँ, ओके। और दूसरी बात ये है कि कई बार हम ऐसे प्रतिजैविक ले लेते हैं, एंटीबायोटिक खा लेते हैं, तो नेक्स्ट टाइम हमें जब ज़रूरत पड़ती है तो हम नॉर्मली खा लिए थे, उन्होंने कुछ नहीं किया, ओके, तो उससे हाई डोज का चाहिए, उससे हाई डोज का चाहिए, उससे हाई डोज का चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि वो काम करना ही बंद कर देता है। इसके लिए एक टर्म भी यूज होता है जिसे मैं भूल रहा हूँ। एंटीबॉडी बना लेते हैं ना। हाँ, एक बार ऐसा होता है कि ये सब काम नहीं करना। झोड़ा छाप डॉक्टर सब सर वही देता है सबसे अधिक। वो सब को छोड़ते हैं झोड़ा छाप डॉक्टर को। हालांकि एक चीज़ ये भी है कि हम लोग कितना भी कह लें झोड़ा छाप डॉक्टर को, लेकिन खास करके बिहार की जो मेडिकल स्थिति गाँव है में वही काम आते हैं सर। उसमें वही काम आते हैं, तो उन्हें समय मैं पर वही दृष्टि से काम नहीं आते हैं। देखता हूँ। कोरोना जो हुआ था सब में तो गाँव वही सब संभाला, जोड़ा छाप डॉक्टर था वही सब। वही मैं कह रहा हूँ, तो उन्हें मैं बहुत नेगेटिव दृष्टि से नहीं देखते हैं, क्योंकि गांव में मैं भी जाता हूँ तो वही लोग काम आते हैं। हाँ तो है। तो वैक्सीन, टीका, ये हम वायरल के प्रयोग करते हैं। जैसे पोलियो का टीका लगता है आपको, है ना, या हेपेटाइटिस ए का जैसे मुझे लगा है, या मुझे भी पोलियो का लगा होगा। आप में से बहुत अधिक जो थोड़े सीनियर होंगे उन्हें बाजू पे लगा होगा, हाँ, दाग दिखता होगा।
है ना? पूरा बीसीजी दांत का, हो गया कैसे? बीसीजी बीसीजी बीसीजी। तो वो बीसीजी का सुई। चलिए म्यूट कर लीजिए। ये रोग कारक का सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उन्हें लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरोधी उत्पन्न करता है। शरीर का यह भी स्मरण होता है कि वही सूक्ष्मजीव अगर हमारे शरीर में पुनः प्रवेश करता है तो उन्हें किस प्रकार लड़ा जाए। जैसे एक बार आपके शरीर में वायरस आ गया, ओके, और आपका शरीर उसके अगेंस्ट वर्क करना शुरू कर देता है अपने लेवल से, और यदि ओवरकम कर जाता है तो आपके शरीर के मेमोरी में भी रह जाता है कि हमें इस एक्सटर्नल एलिमेंट से कैसे लड़ना है, ओके। और इसी फार्मूला का यूज किया जाता है जो वैक्सीन हम बनाते हैं ना उसमें। अतः यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्मजीवों को स्वस्थ शरीर में प्रविष्ट कराया जाए तो शरीर की कोशिकाएं उसी अनुसार लड़ने के लिए प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग कारक को नष्ट कर देती है। यदि प्रतिरक्षी हमारे शरीर में सदा के लिए बनी है, और यही प्रतिरक्षी हमारे शरीर में सदा के लिए, जैसे आप मान लीजिए आप कोरोना वैक्सीन लगा लिए हैं, हालांकि उसका साइड इम्पैक्ट को छोड़ दिया जाए, जैसे लोगों को हृदय रोग होता है, ओके, उसको छोड़ दिया जाए, लेकिन आप देखेंगे कि यदि कोरोना वायरस आता है तो आप निश्चिंत रहेंगे कि अब हमें नहीं होगा। हाँ, कई बार चिकन पॉक्स एक बार हो जाता है तो कहा जाता है कि अब दूसरी बार नहीं होगा। बहुत रेयरली होता है कि आपको दूसरी बार हो जाए। जैसे हमारे साथ पूजा जी जुड़ती हैं, उनको तीसरी बार हो गया था, लेकिन हमें क्लास 11th में हुआ था। उसके बाद हमने आसपास कईयों को मतलब जब भी चिकन पॉक्स हुआ किसी किसी को तो उसका हेल्प करते रहा, मुझे नहीं हुआ, क्योंकि वही है कि हमारा शरीर एंटीबॉडी बना लिया है, ओके। तो कुछ कुछ केस भैया में जो ऐसा नहीं होता है। लगवाया है ना, क्या? जो नहीं लगवाया कोरोना वाला अब जो वैक्सीन नहीं तो लगवाए हैं तो मैं तो उम्मीद करता हूँ कि ना आवे कोरोना वायरस, ओके। बाकी अरे नहीं सर लगवाए एक हैं तो र्यूमर फैला था कि अभी एक ही र्यूमर फैला था कि जो कोरोना का वैक्सीन लगवाया है ना, उसी को ज्यादा ब्रेन हेमरेज हो रहा है। और हार्ट का वो ज्यादा हो रहा है हार्ट का हार्ट। इशू है, ये बात है। अभी एक डॉक्टर से मिले थे एयरपोर्ट पे, वो बता रहे थे इस तरह की बातें हैं, ओके। हाँ सर। सर आप तो बूस्टर भी लगवा लिए हैं। मैं तो दोनों लगाया हूँ। मैं अच्छा, आप तीसरा सर बूस्टर, मेरा बूस्टर। अच्छा तीन तीन लगवा लिए। दूसरा नहीं लगवाए हैं। खैर खैर खैर, इसको हम स्टॉप करते हैं, आगे बढ़ते हैं ना। यह प्रतिरक्षी हमारे शरीर में सदा के लिए बनी रहती है और रोग कारक सूक्ष्मजीव से हमारी सदा के लिए सुरक्षा होती है। इस प्रकार टीका वैक्सीन कार्य करता है। हैजा किससे होता है? जीवाणु से, बैक्टीरिया से, किससे होता है? जैसे जीवाणु एक ही है ना सर। जीवाणु से होता है। क्षय, दूषित जल और भोजन से होता है। चेचक, यू आर वायरल ओके, हेपेटाइटिस, वायरल है। ओके। एडवर्ड जेनर ने टीका चेचक के लिए 1798 में चेचक के टीके की खोज की। तो हम लोग एडवर्ड जेनर, लुई पास्चर और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर। ओके, अब किसी को ओपन करवाया जाएगा माइक। 3 नाम हमारे सामने आ गया है। म्यूट कर लीजिए। ये जो आवाज़ है ना, कर, ये बहुत, इंसानों की आवाज़ बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन इस तरह का जो, ओके, एक का माइक ओपन करवाता हूँ। चलिए, हमारे सामने में अंजू जी, हम 3 साइंटिस्ट पढ़े हैं, तीनों के आविष्कार पढ़े हैं। तीनों का नाम बताइए और उनके आविष्कार को भी बताइए। अंजू, गुड नाइट। ऐसा तो नहीं है। चलिए मीनू, आप बताइए। सो गई क्या? अस्मिता? जी सर। हाँ, जी मीनू जगी है। चलिए तीनों जी नाम सर। बताइए। तीनों नाम भी थे उनके आविष्कार सहित। लुई पास्चर किण्वन की खोज की 1857 में। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु रोगों से संबंधित है 1929 ईस्वी में। और एक है एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके ओके, की खोज की ठीक है। 1797 में। हम लोग
1 घंटे से साइंस पढ़ रहे हैं और मुझे लग रहा है कि 5 मिनट से पढ़ रहे हैं। चलिए हम लोग इस पोर्शन को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा है शुरुआत में ही, इसलिए समय लग रहा है, और समय लगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमारा नोटिफिकेशन नहीं आया है और हम अपना स्पीड कभी भी बढ़ा सकते हैं। ओके, ये बात आपको पता है कि हम ट्रेन से आने के बाद भी क्लास ले सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं ये बात आपको पता चल चुका है कि आप 12 घंटा ट्रैवल करें, उसमें काम करते हुए ट्रैवल करें, फिर भी आप आकर के 2 घंटा क्लास ले सकते हैं। ओके, आपके बचपन में आपको अनेक रोगों से रक्षा के लिए टीके वैक्सीन दिए गए होंगे। क्या आप इन रोगों की सूची तैयार कर सकते हैं? मुझे तो अब हेपेटाइटिस ए का लगा है या बी का लगा है, ये याद है। पोलियो का टीका हमें ज़रूर लगा है, पल्स पोलियो के माध्यम से, और पीने में काफ़ी अच्छा लगता था। पिए थे ना सर लोग। हाँ, हम पीते थे, हमें काफ़ी अच्छा लगता। हम लोग भी सर पिए हैं, बहुत अच्छा लगता है। सर हम आवश्यक, जरा कभी मन तो पी लिए। ठीक है, तो पल्स पोलियो, पोलियो ड्रॉप, ये सब आपको टीका लगा है। चेचक के विरुद्ध विश्वव्यापी अभियान चलाया गया। ओके, चेचक उन्मूलन हो गया है, लेकिन भारत में ऐसी स्थिति नहीं है, चेचक अभी भी होता है ना, जिसे हम आजकल सूक्ष्म जीवों के टीके और उत्पादन बड़े स्तर पर किए जाते हैं, जिससे मनुष्य और अनेक जंतुओं को रोगों से बचाया जाता है। जैसे कोरोना के समय आपने देखा था कि किस हाई लेवल से एस्ट्राजेनिका या फिर सीरम इंस्टीट्यूट, तो इस तरह के इंस्टीट्यूट काफ़ी एक्टिव थे, है ना। तो हम सेकेंड चैप्टर पूरा नहीं कर पाए, पर मुझे अफसोस भी नहीं है कि हम पूरा नहीं कर पाए, है ना, क्योंकि हमें जो करना था वो कर चुके हैं अच्छे से, और हम लोग कल करेंगे भी। तो ठीक है, अब हिंदी के लिए जुड़े। जी सर। जी सर। ओके।